रेडियो नाम आते ही हम अनेक भाव तरंगों में खो जाते हैं। इसका इतिहास जानना रोचक होगा। आज हम यहाँ इसी रेडियो के विकास की जानकारी हासिल करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सबसे सरल, सुलभ और सस्ते साधन के रूप में रेडियो की पहचान आज भी वैसी ही है जैसे पहले हुआ करती थी। रेडियो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सबसे लोकप्रिय साधन है। 23 जुलाई 1927 को भारत में रेडियो का पहला प्रसारण मुंबई से हुआ। दुनिया में रेडियो प्रसारण का इतिहास काफी पुराना नहीं है। सन 1900 में मार्कोनी ने इंग्लैंड से अमेरिका बेतार संदेश भेजकर व्यक्तिगत रेडियो संदेश की शुरुआत की। इसके बाद कनाडा के वैज्ञानिक रेगिनाल्ड फेंसडेन ने 24 दिसंबर 1906 को रेडियो प्रसारण की शुरुआत की। उन्होंने जब वायलिन बजाया तो अटलांटिक महासागर में तैर रहे जहाजों के रेडियो ऑपरेटरों ने अपने अपने रेडियो सेट में सुना। कल्पना कीजिए कितना सुखद क्षण रहा होगा। लोग झूम उठे होंगे। संचार युग में प्रवेश का यह प्रथम अवसर था। उसके बाद पिछले 110 वर्षों का इतिहास बड़ा रोचक है। विज्ञान ने खूब प्रगति की। आज संचार के क्षेत्र में दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। 1916 से 1920 के मध्य रेडियो का विकास हुआ और अनेक देशों ने रेडियो स्टेशन स्थापित करके प्रसारण आरंभ कर दिया। भारत में पहला रेडियो स्टेशन एक निजी क्लब, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा जून 1923 में स्थापित कर आरंभ किया गया। इसके बाद नवंबर 1923 में कलकत्ता रेडियो क्लब द्वारा प्रसारण आरंभ किया गया। मद्रास रेडियो क्लब द्वारा 31 जुलाई 1924 को एक 40 किलोवाट की क्षमता वाला रेडियो स्टेशन स्थापित कर प्रसारण आरंभ किया गया। बाद में इसके ट्रांसमीटर की क्षमता को बढ़ाकर 200 किलोवाट किया गया। यहाँ हर शाम 2.5 घंटे तक वार्ताएं तथा संगीत के कार्यक्रम प्रसारित किए जाते थे। 1926 में आर्थिक कठिनाइयों की वजह से यह प्रसारण बंद करना पड़ा। संचालकों द्वारा सरकार से संपर्क करने पर रेडियो धारकों से लाइसेंस फीस लेकर खर्च चलाने की मंजूरी दी। भारत में 23 जुलाई 1927 को प्रायोगिक तौर पर प्रसारण शुरू किया गया। उस समय की भारत सरकार एवं इंडियन ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड के बीच समझौते के तहत रेडियो प्रसारण प्रारंभ हुआ। फिर धीरे धीरे इस विकास को गति मिली और जब द्वितीय महायुद्ध विश्व युद्ध आया उस वक्त ये हुआ कि सारे जितने देश थे वे प्रसारण क्रांति में लग गए और पहला प्रसारण भी उन्हीं दिनों सुना गया। भारत में प्रसारण की शुरुआत 18 अक्टूबर 1922 में प्रायोगिक तौर पर हुई और छोटे छोटे राज्यों ने अपने अपने रेडियो स्टेशन खोल लिए। लेकिन व्यवस्थित प्रसारण अगर हम माने तो नई दिल्ली से हुआ और जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने भारत में काम करना शुरू किया था वो लगातार कई मंत्रालयों के संपर्क में आते आते इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी हुई और उसके बाद सीधे जब प्रसारण को व्यवस्थित रूप दिया गया तो उसमें एक नाम दिया गया ऑल इंडिया रेडियो। और ऑल इंडिया रेडियो का हिंदी रूपांतरण सोचा गया और समझा गया तो मैसूर राज्य में एक रेडियो स्टेशन था जो आकाशवाणी के नाम से काम करता था, तो वहां से ऑल इंडिया रेडियो का हिंदी रूपांतर आकाशवाणी के रूप में लिया गया। भारत में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का उद्घाटन ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड इरविन ने 23 जुलाई 1926 को किया। 5 सप्ताह के बाद बंगाल के गवर्नर सर स्टेनले जैक्सन ने 26 अगस्त 1926 को कोलकाता स्टेशन का उद्घाटन किया। यहां से मीडियम वेव द्वारा 1.4 किलोवाट का ट्रांसमीटर संचालित किया गया था। वर्ष के अंत में 3,594 रेडियो लाइसेंस धारक थे। मुंबई और कोलकाता स्टेशनों द्वारा अधिकांशतः संगीत तथा नाटकों के कार्यक्रम प्रसारित किए जाते थे। उस समय रेडियो लाइसेंसों की संख्या बहुत कम थी तथा कंपनी के खर्च अधिक थे। 1927 तक भारत में मात्र 6,000 रेडियो सेट थे। कंपनी आईबीसी का मासिक खर्च 33,000 रुपये था। इस प्रकार कंपनी भारी घाटे में चल रही थी। कंपनी ने सरकार से मदद के लिए संपर्क किया, किंतु सहायता न मिलने की वजह से
1 मार्च 1930 को यह कंपनी बंद कर देनी पड़ी। जनता द्वारा प्रसारण पुनः प्रारंभ करने के लिए दबाव डाला गया। अप्रैल 1930 को सरकार ने कंपनी को अपने नियंत्रण में लेकर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के नाम से प्रसारण आरंभ कर दिया। इसके बाद भी आर्थिक तंगी अपनी जगह बनी रही और 10 अक्टूबर 1931 को फिर प्रसारण आरंभ हुआ। सरकार ने अब स्वयं के कोष से सहायता देना आरंभ किया और प्रसारण सुचारू रूप से चलता रहा। देश में धीरे धीरे रेडियो सेट्स की संख्या भी बढ़ती चली गई। इसी बीच 1932 में बीबीसी ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने कार्य आरंभ कर दिया। 1932 में भारत में 8,446 रेडियो थे। 1933 में 10,872 हुए। वह संख्या 1934 में दिल्ली रेडियो स्टेशन स्थापित होने के बाद बढ़कर 16,000 तक पहुंच गई। 1934 में भारत के प्रथम प्रसारण नियंत्रक बीबीसी से आए हुए लियोनल फेंडिल ने कार्यभार संभाला। इसके बाद 8 जून 1936 को कंपनी का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। 1939 में समाचारों का प्रसारण भी आरंभ कर दिया गया। आजादी के बाद 1956-57 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। जहां तक आकाशवाणी का सवाल है, आजादी के समय 1947 में इसका केवल 6 केंद्रों एवं 18 ट्रांसमीटरों का नेटवर्क था और उसकी पहुंच केवल 11% लोगों तक थी। आज आकाशवाणी के 231 केंद्र तथा 373 ट्रांसमीटर हैं। इसकी पहुंच 99% लोगों तक है। 1947 के बाद भारत में नए केंद्रों का जन्म होना शुरू हुआ। जब आज़ादी की रात को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी आकाशवाणी से जो हमारी आज़ादी की घोषणा की थी और साथ ही साथ रेडियो का उपयोग उन दिनों बहुत ज़्यादा ज़ोरों से होने लगा और लगभग आकाशवाणी नाम उसने सार्थक भी किया। महात्मा गांधी के निधन के अवसर पर जब जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रसारण किया, उस दौर में उन्होंने कहा कि हमारे देश से उजाला चला गया या हम अंधकार में जीने योग्य हो गए हैं और हमारे देश से प्रकाश ज्योति छिन गई है। इस तरह से बहुत सारी सूचनाएं, बहुत सारे जो सरकार को संदेश पहुंचाने होते थे वो आकाशवाणी के जरिए पहुंचने लगे। भारत जैसे बहुसंस्कृति बहुभाषी देश में आकाशवाणी से 24 भाषाओं में इसकी घरेलू सेवा का प्रसारण होता है। आकाशवाणी मीडियम वेव, शॉर्ट वेव एवं एफएम के माध्यम से यह प्रसारण सेवा प्रदान करती है। भारत में रेडियो अर्थात आकाशवाणी भारतीय जनमानस के लिए आज भी सूचना तथा प्रचार प्रसार माध्यम का एक विशेष आकर्षण है। परंतु आज आकाशवाणी अर्थात ऑल इंडिया रेडियो रेडियो, टेलीविजन तथा अन्य प्रचार प्रसार माध्यमों की कड़ी प्रतिस्पर्धा में उलझ गया है। परंतु वह फिर भी अपनी साख के लिए अपनी लड़ाई जारी रखे हुए है। अब तक आकाशवाणी ने विकास की कई यात्राएं तय की है, लेकिन आकाशवाणी के अन्य कार्यक्रमों के साथ ही समाचार प्रसारणों में भी जन सामान्य की दिलचस्पी घटी ही है, बढ़ी नहीं। पिछले कुछ समय से आकाशवाणी की लोकप्रियता तथा उसमें प्रयोगों की सार्थकता पर एक साथ कई प्रश्न चिन्ह लगे हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग प्रतिदिन अपनी गृह, वैदेशिक और प्रादेशिक सेवाओं में कुल 36 घंटे से अधिक समय में 273 समाचार बुलेटिन प्रसारित करता है। गृह सेवा में 11 घंटे से अधिक समय में 19 भाषाओं में 82 समाचार बुलेटिन प्रसारित होते हैं। वैदेशिक सेवा में रोज 60 घंटे 34 मिनट में 24 भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। आकाशवाणी के समाचारों के प्रारूप तैयार करने के लिए 24 घंटे काम चलता रहता है। यहाँ नियुक्त संपादक देश विदेश में तैनात संवाददाताओं द्वारा प्रेषित समाचारों, संवाद समितियों, समाचार कक्ष में आने वाली प्रेस विज्ञप्ति, बयान, सूचनाओं आदि समाचार सामग्री में से चुनकर सिर्फ अंग्रेजी में ही मूल कॉपी तैयार करते हैं, जो बाद में हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं और विदेशी प्रसारण सेवा समाचार बुलेटिनों को तैयार करने वाले संपादकों के बीच बांट दी जाती है।
आजकल वर्तमान में हिंदी और अंग्रेजी समाचार अपनी अपनी मौलिकता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। प्रसार भारती प्रबंधन के बाद यह बदलाव दिखाई दे रहा है। महानिदेशालय आकाशवाणी प्रसार भारती के नियंत्रण में कार्य करते हैं। प्रसार भारती मंडल संगठन की नीतियों का निर्धारण और क्रियान्वयन निश्चित करता है। सीईओ अर्थात मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सदस्य वित्त और सदस्य कार्मिक प्रसार भारती के मुख्यालय से अपने कार्यों का निष्पादन करते हैं। वित्त, प्रशासन और कार्मिकों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मामले सीईओ के पास भेजे जाते हैं। आवश्यकता पड़ने पर मान्य सदस्य वित्त और सदस्य कार्मिक के माध्यम से मंडल को भेजे जाते हैं ताकि प्रस्तावों का क्रियान्वयन और उन पर निर्णय लिए जा सके। प्रसार भारती में एक मुख्य सतर्कता अधिकारी भी नियुक्त किया जाता है। आकाशवाणी के महानिदेशालय का नेतृत्व महानिदेशक करते हैं। वे सीईओ, सदस्य वित्त और सदस्य कार्मिक के सहयोग से आकाशवाणी के कार्यों का संचालन करते हैं। आकाशवाणी में 5 अलग अलग विभाग हैं जो सभी गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं, जैसे कार्यक्रम, अभियांत्रिकी, प्रशासन, वित्त और समाचार। आकाशवाणी जिन 3 महत्वपूर्ण कार्यों को करती है वे हैं सूचना, मनोरंजन और शिक्षा। जहां रेडियो कार्यक्रमों द्वारा श्रोताओं का मनोरंजन किया जाता है, वहीं देश विदेश की गतिविधियों की सूचना और प्रगति की ओर अग्रसर होने की दिशा में आवश्यक शिक्षा भी प्रदान की जाती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आकाशवाणी के कार्यक्रमों को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है, आंतरिक प्रसारण सेवा और विदेश प्रसारण सेवा। आंतरिक प्रसारण सेवा में 21 प्रमुख भाषाओं और 146 जनजाति और दूसरी बोलियों के कार्यक्रम होते हैं। इस सेवा के मुख्य कार्यक्रमों को संगीत, उच्चरित शब्द, विशेष श्रोता कार्यक्रम, समाचार, युवा वाणी, विविध भारती सेवा और विज्ञापन प्रसारण सेवा आदि समूहों में विभाजित किया गया है। यानी जिस प्रकार की रुचि श्रोता रखता हो उसे उसी ढंग का कार्यक्रम सुनने को मिल जाता है। विशेष श्रोता कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण कार्यक्रम, महिला कार्यक्रम, खेल संबंधी कार्यक्रम आदि शामिल हैं। यह भी ध्यान रखा जाता है कि जिस वर्ग के श्रोता के लिए कार्यक्रम तैयार किया जाता है उस वर्ग के पास जो समय उपलब्ध हो सकता है उसी समय में कार्यक्रम प्रसारित किए जाए। उदाहरण के लिए कृषि जगत या देहाती कार्यक्रम आमतौर पर शाम के वक्त प्रसारित किए जाते हैं ताकि दिन भर के काम के बाद किसान घर आकर फुर्सत से यह कार्यक्रम सुन सके। महिलाओं के लिए दोपहर के आसपास का समय उपयुक्त रहता है, इसलिए रेडियो तभी उनको संबोधित करता है। अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों की रूपरेखा उसके श्रोताओं की रुचि पर आधारित होती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आकाशवाणी के बहुमुखी विकास की योजनाएं बनाई गई। इसे पायलट प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। योजनाबद्ध विकास का पथ सन 1951 में इसकी रूपरेखा तैयार की गई। इसके लिए पंचवर्षीय योजनाएं तैयार की गई। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में आकाशवाणी के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, जिनका विवरण इस प्रकार से है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951-56 में बनाई गई। हालांकि योजना के प्रारूप में प्रसारण को विशेष महत्व नहीं दिया गया था, फिर भी कुल 3,52,00,000 रुपए की राशि आकाशवाणी को आवंटित की गई। विस्तार की योजना की तुलना में यह राशि बहुत कम थी, लेकिन दुखद यह था कि इसकी लगभग आधी राशि ही उपयोग की गई। इस योजना के दौरान और नए स्टेशनों का खुलना जारी रहा तो दूसरी ओर स्टेशनों की प्रसारण क्षमता ट्रांसमीटर बदलकर बढ़ाई गई। इस दौरान पूना, राजकोट, जयपुर, इंदौर में नए स्टेशन खोले गए, जबकि कलकत्ता, बंबई, अहमदाबाद, जालंधर, नागपुर, लखनऊ स्टेशनों की क्षमता बढ़ाई गई। इसके अलावा पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान संगीत, वार्ता, नाटक और रूपक के अखिल भारतीय कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय 1956 से 1961 रहा। इस दौरान सरकार ने आकाशवाणी के लिए
8 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की। इस पर भी केवल 5 करोड़ 67 लाख रुपए ही खर्च हुए। इस दौरान 3 नए स्टेशन भोपाल, त्रिचूर, रांची स्थापित किए गए, जबकि दिल्ली, विजयवाड़ा और पटना केंद्रों की क्षमता बढ़ाई गई। लोक संगीत का एक वार्षिक कार्यक्रम आरंभ हुआ। देश भर के लोक कलाकार इस कार्यक्रम में भाग लेते और इसी दौरान आकाशवाणी ने उनके गीतों की रिकॉर्डिंग करके एक शानदार संग्रहालय बना लिया। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चली। इस दौरान मीडियम वेव प्रसारण के विस्तार के प्रयास किए गए। एक के बाद एक स्टेशनों पर कार्यक्रमों के निर्माण के लिए स्टूडियो की व्यवस्था की जाने लगी। इस योजना के अंत तक आकाशवाणी के पास कुल 54 केंद्र और 82 मीडियम वेव तथा 28 शॉर्ट वेव ट्रांसमीटर थे। इस प्रकार 70% आबादी और 52% भूभाग पर आकाशवाणी के सिग्नल थे। इस योजना के दौरान चंदा कमेटी का गठन किया गया, जिसने सुझाव दिया कि अगर आकाशवाणी का विकास अधिक व्यावसायिक ढंग से करना है तो उसे एक स्वायत्त निगम के हवाले कर देना चाहिए। हालांकि सरकार ने समिति की सिफारिशें अस्वीकार कर दी। सन 1966 में आकाशवाणी की ओवरसीज सेवा का एकीकरण कर दिया गया। सन 1967 में आकाशवाणी ने महत्वपूर्ण फैसले लेते हुए अपनी व्यावसायिक सेवा प्रारंभ की। सबसे पहले बंबई, पूना, नागपुर स्टेशनों पर विविध भारती सेवा में विज्ञापन प्रसारित किए गए। सन 1967 में स्थानीय केंद्रों के लिए 9 बिंदुओं की प्रसारण आचार संहिता बनाई गई। सन 1974 से 79 का काल राजनीतिक उथल-पुथल का था। आपातकाल के दौरान सरकारी माध्यमों की स्वायत्तता का मुद्दा जोर शोर से उठा। आपातकाल समाप्त होने के बाद हिंदुस्तान टाइम्स के पूर्व संपादक बीजी वर्गीज की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट में राष्ट्रीय प्रसारण न्यास बनाकर दूरदर्शन और आकाशवाणी को स्वायत्तता देने का सुझाव दिया। चंदा कमेटी की सिफारिशों को लागू किया गया और आकाशवाणी एवं दूरदर्शन को अलग कर दिया गया। 1972 में देश का पहला एफएम प्रसारण मद्रास से आरंभ हुआ। सन 1980 से 1985 तक छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान आकाशवाणी को देश के सभी क्षेत्रों तक ले जाने की योजना बनाई गई। इस योजना के तहत प्रत्येक सांस्कृतिक अंचल में कम से कम 2 रेडियो चैनल, एक स्थानीय, एक राष्ट्रीय उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित था। इसके अनुसार कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों को स्थानीय प्रसारण और मीडियम एवं हाई पावर ट्रांसमीटर्स को राष्ट्रीय प्रसारण के लिए उपयोग किया गया। सन 1982 के दशक में रेडियो प्रसारण अधिक व्यवस्थित हो गया। रेडियो के विविध रूपों को जानते हैं कि प्रौद्योगिकी के बढ़ने के साथ आज रेडियो की तकनीक और स्वरूप में भी बहुत परिवर्तन हुआ है। रेडियो के भी विभिन्न रूप बने जो इस प्रकार से हैं। पहला हैम रेडियो है। 1915 में वायरलेस टेलीग्राफी के समय अप्रशिक्षित, गैर प्रशिक्षित ऑपरेटरों को हैम कहा जाता था। हैम संबोधन अपमान का सूचक था। नौसिखिए ऑपरेटर्स को व्यावसायिक वायरलेस सेवा देने वाले ऑपरेटर हैम कहकर पुकारते थे। उस समय प्रचलित रेडियो को हैम रेडियो कहा गया। दूसरा रेडियो है एएम रेडियो। एएम प्रसारण वर्ष 1920 के लगभग शुरू हुआ था। एएम का अर्थ होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इस तकनीक में रेडियो तरंगों के प्रसारण के दौरान कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड को प्रसारित सिग्नल के एम्पलीट्यूड को के संदर्भ में परिवर्तित किया जाता है। शुरू में एएम रेडियो स्टेशन ही होते थे। आकाशवाणी शॉर्टवेव तथा मीडियम वेव द्वारा एएम रेडियो का प्रसारण करता रहा है। एएम रेडियो तकनीक की खूबी है कि इसके सिग्नल को साधारण उपकरण भी ट्यून करके पकड़ सकते हैं।
एफएम रेडियो का आविष्कार 1930 के आसपास एडविन एच आर्मस्ट्रांग ने किया था। एएम रेडियो प्रसारण में अंतर विरोध की समस्या से निपटने के लिए एफएम रेडियो तकनीक का जन्म हुआ था। एएम रेडियो प्रसारण विद्युत तरंगों, तड़ित तथा विद्युत चुंबकीय गतिरोधों से अत्यधिक प्रभावित होता है तथा रात्रि में इसके सिग्नल कमजोर होने की संभावना रहती है, जबकि एफएम प्रसारण में ये दोनों समस्याएं नहीं हैं। एफएम रेडियो में उच्च आवाज फिडेलिटी तथा स्टीरियो प्रसारण होता है। एफएम रेडियो प्रसारण फ्रीक्वेंसी 88 से 108 MHz है। चूंकि एफएम रेडियो प्रसारण काफी उच्च है जो मेगाहर्ट्ज में है, जबकि एएम रेडियो फ्रीक्वेंसी किलोहर्ट्ज में है। एएम रेडियो के दो चैनलों के मध्य गैप 10 kHz होता है, वहीं एफएम रेडियो में न्यूनतम 200 kHz है। 1960 से 1970 तक एएम रेडियो अपने कार्यक्रम को एफएम रेडियो पर भी साथ साथ प्रसारित करने लगे। 70 के दशक में एफसीसी द्वारा साथ साथ प्रसारण रोका गया। तब एक ही रेडियो सेट में एएम तथा एफएम सिग्नल ट्यून करने की सुविधा वाले उपकरण उपलब्ध होना शुरू हुए। अगला है सामुदायिक रेडियो। सामुदायिक रेडियो का अर्थ है कि एक समुदाय विशेष की आवश्यकताओं के अनुसार एक छोटे भूभाग पर रेडियो प्रसारण करना और इस प्रकार प्रसारित होने वाले कार्यक्रम तैयार करने में भी उस समुदाय विशेष की भूमिका होना चाहिए। यानी दूसरे अर्थों में समुदाय द्वारा समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समुदाय का प्रसारण। सैद्धांतिक रूप तो सामुदायिक रेडियो स्टेशन लोकतंत्र का विस्तार है। आम लोग सामुदायिक रेडियो को अपनी अभिव्यक्ति का साधन मान रहे हैं। साथ ही साथ वे मुख्य धारा के व्यावसायिक मीडिया के खिलाफ एक वैकल्पिक माध्यम के रूप में भी आ रहे हैं। व्यावसायिक दबाव में गरीब और अलग थलग पड़े समाज के उपेक्षित समुदाय की आवश्यकताओं को मीडिया स्थान नहीं देता। सामुदायिक रेडियो उन्हें अपनी समस्याओं से लड़ने में मदद देता है, उनके बीच आपसी संवाद को बेहतर बनाता है। कुछ उल्लेखनीय सामुदायिक रेडियो हैं कुंजल का पंछी, कच्छ जी चला हो, गांव में, नम्य ध्वनि आदि। आंध्र प्रदेश एवं उत्तराखंड में सामुदायिक रेडियो के कुछ प्रयोग किए गए हैं जो बहुत लोकप्रिय हुए हैं। पांचवा रेडियो है सैटेलाइट रेडियो। उपग्रह की सहायता से रेडियो कार्यक्रमों को सुनना ही सैटेलाइट रेडियो है। सैटेलाइट रेडियो संचार उपग्रह से प्रसारित सिग्नल ग्रहण करता है जिनका प्रभाव बड़े भूभाग पर रहता है, जबकि भौगोलिक रेडियो सिग्नल स्टेशन सीमित भूभाग में ही प्रसारण करता है। इसको हम लंबी यात्रा के दौरान अपनी कार में बिना बार बार ट्यून किए लगातार एक ही स्टेशन के प्रसारण को स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। जब हम विभिन्न शहरों से गुजरते हुए लंबी ट्रिप पर जाते हैं तो प्रत्येक 45 से 60 किलोमीटर बाद हमें अपनी कार के रेडियो को ट्यून करना पड़ता था और बीच बीच में सिग्नल भी कमजोर होता रहता था। किंतु सैटेलाइट रेडियो में इन मुसीबतों से छुटकारा मिल गया है। सैटेलाइट रेडियो को डिजिटल रेडियो भी कहते हैं क्योंकि इसकी आवाज एकदम स्पष्ट बिना रुकावट के सुनाई पड़ती है। सैटेलाइट रेडियो को हम सब्सक्रिप्शन रेडियो भी कहते हैं क्योंकि इसको सुनने के लिए हमको वार्षिक फीस देनी होती है। भारत में बीपीएल तथा टाटा द्वारा ये सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिसका सब्सक्रिप्शन चार्ज लगभग रुपए 1800 प्रति वर्ष है। छठा रेडियो है डिजिटल रेडियो। प्रसारण सेवा सर्वप्रथम यूरोप में शुरू हुई, इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स में। यह सेवा यूके में 1995, जर्मनी में 1999 में आरंभ हुई। यूरोपियन सिस्टम में इसको डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग के नाम से तथा यूनाइटेड स्टेट्स में एचडी रेडियो कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि सन 2015 से 2020 तक डिजिटल रेडियो सभी विकसित देशों में छा जाएगा। सातवां रेडियो होता है स्काई रेडियो। रेडियो जब जमीन पर इतना लोकप्रिय हो चुका है तो भला आसमान में उड़ान भरते समय इसे कैसे भूल सकते हैं। हवाई जहाज के यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दुनिया में स्काई रेडियो नेटवर्क की शुरुआत हुई। दुनिया की कुछ बड़ी एयरलाइन कंपनियां जैसे अमेरिकन, डेल्टा, नॉर्थवेस्ट, यूएस एयर, यूनाइटेड,
तथा अमेरिका बेस्ड अपने हवाई यात्रियों को स्काई रेडियो की सुविधा उपलब्ध करवा रही है। स्काई रेडियो का उद्देश्य होता है अपने एग्जीक्यूटिव वर्ग एवं उच्च व्यवसाय वर्ग के यात्रियों की हवाई यात्रा को मनोरंजक एवं विभिन्न जानकारियों से युक्त बनाना। इसके लिए स्काई रेडियो व्यवसाय, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, संगीत और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम प्रस्तुत करती है। इनमें उच्च कंपनी के सीईओ के साक्षात्कार, उद्योगों की खास बातें और विशेष रुचि के मनोरंजक कार्यक्रम शामिल हैं। 8वां रेडियो है इंटरनेट रेडियो। इंटरनेट की मदद से ऑडियो प्रसारण करने वाली सेवा ही इंटरनेट रेडियो है, जिसको वेबकास्टिंग कहना ज्यादा उपयुक्त होगा, क्योंकि इंटरनेट पर व्यापक रूप से तारों की सहायता से प्रसारण न करके वर्ल्ड वाइड वेब पर ऑडियो सामग्री को डालते हैं। इंटरनेट रेडियो स्टेशन को हम दुनिया में कहीं भी सुन सकते हैं, बस आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। इंटरनेट पर परंपरागत रेडियो के समान ट्यूनिंग करना संभव नहीं होता, अतः हम विभिन्न रेडियो प्रसारणों को सर्च इंजन की सहायता से ढूंढते हैं। इंटरनेट रेडियो पर शास्त्रीय संगीत, खेल, संवाद, 24 घंटे हंसी मजाक के कार्यक्रम, रॉक संगीत इत्यादि विविध रेडियो कार्यक्रम सुने जा सकते हैं।